मनप्रीत जी, इंडस्ट्रीज वापस कैसे आएंगी पंजाब में? क्या खाका पंजाब सरकार, नई सरकार पंजाब की इंडस्ट्रीज को वापस लाने के लिए बना रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये अपना एक टारगेट फिक्स किया है कि हर महीने एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में हम लेके आएंगे जी। और बिग टिकट का मतलब है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 हजार करोड़ का हर महीने ये टारगेट बना है जी। और ये हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भी और बाकी अफसरान को भी ये कहा है कि हमें नहीं पता आप चंडीगढ़ में रहो, दिल्ली रहो, बंबई रहो, हमें नहीं पता, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर महीने एक बड़ी इंडस्ट्री को वहां जाके उसका जो भी भूमि पूजन श्री गणेश करना है वहां करना है। और इसका मतलब है कि 12 प्रोजेक्ट हर साल और 5 साल में 60 बड़े कारखाने या बड़े इंडस्ट्रियल नाम जो हैं वो पंजाब की हम ज़मीन पे यहाँ शुरू करेंगे। और उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ा, बिजली, ज़मीन, पानी वगैरह वगैरह, तो एक तो ये हमारा मंसूबा है जी। उसके अलावा एक जो पंजाब की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी उसके भी हालात जो है काबिल रहम है जी। और हमने ये फैसला किया है कि पंजाब में जो बिजली का रेट है जी। पंजाब ने तरक्की क्यों करी जी। पहले तो ये समझने की जरूरत है जी। पंजाब ने तरक्की इस करके करी क्योंकि पंजाब के पास भाखड़ा डैम बन गया था जी। वो ना मद्रास के पास था ना गुजरात के पास था। बिल्कुल। हमारे पास बिजली सस्ती थी और वाफर थी। जी। जी। तो आज जो पंजाब की इंडस्ट्री को बिजली का रेट है और जो बिजली के चार्जेस हैं वो इतने ज्यादा है कि वो हम कंपटीशन से बाहर हैं। जी। तो दूसरा करेंगे कि बिजली के रेट जो हैं वो कम करेंगे कि ताकि पंजाब की मौजूदा इंडस्ट्री वो कंपटीशन में आ जाए। जी। जी। तीसरा हम ये भी करने जा रहे हैं कि जो पंजाब में कच्चा माल आता है, लोहा आता है, कोयला आता है इंडस्ट्री के लिए, या जो यहाँ से माल जाता है तो हिंदुस्तान के बंदरगाह पे जाएगा। तो पंजाब क्योंकि हिंदुस्तान के कोने में वाक़या है जी। तो जो हमारे ये जो फ्रेट चार्जेस हैं वो अनइक्वल हैं। जो गुजरात पे बैठा है या मद्रास में जो इंडस्ट्री बैठी है तो उनको ये तो ट्रक का किराया नहीं पड़ता। तो हम ये फ्रेट में कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे जी। और सबसे बड़ी बात जो है जी कि जो पंजाब में कारोबार करता है जी उसकी हम इज्जत करेंगे, उसका वकार बहाल करेंगे, उसको शक की निगाह से नहीं देखेंगे, उसको हम ऐसे उसके साथ वतीरा करेंगे जी जैसे कोई इंसान अपने जवाई के साथ करता है जी। उसको चोर नहीं समझेंगे, उसको टैक्स इंस्पेक्टर तंग नहीं करेंगे, उसको एनओसी CLU के लिए तंग नहीं होना पड़ेगा जी। हम इस बात पे अब कन्विंस्ड हैं कि अगर पंजाब को कोई इस नर्क से, इस दलदल से निकाल सकता है तो वो कारोबार निकाल सकता है, वो इंडस्ट्री निकाल सकती है जी। और ये जो कारोबार का चक्का जाम हो गया है पंजाब में, इस कारोबार के चक्के को हम तेजी से घुमाएंगे जी। और उसके लिए जो भी फैसले करने पड़े, जो भी कानून करने पड़े, जो भी रियायतें देनी पड़ी वो हम पंजाब में देंगे। दिनेश, मैं ये भी कन्विंस्ड हूं जी कि पंजाबी में वो हिम्मत है। अगर पंजाबी अपनी आई पे आ गया जी, अगर पंजाबी जिद में आ गया, अगर पंजाबी खुंदक में आ गया जी, तो ये जो पंजाबी है ये अकेला पंजाब को नहीं, ये तो सारे हिंदुस्तान को इस नर्क से निकाल देगा जी। जी। लेकिन पंजाब, अगर ये बात करें कि कैप्टन सरकार, पंजाब की जो नई सरकार है वो अपने पे है कि नहीं, उसकी नीयत साफ है कि नहीं? देखिए, कैप्टन साहब की तो नीयत साफ है, मैंने ये पहले भी 2-3 बार इस प्रोग्राम में कहा है जी। और कैप्टन साहब एक ऐसे लीडर है, मुझे तो बड़े लीडरों से उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये बड़ी बेबाकी से फैसले लेते हैं जी, बड़ी जल्दी फैसले लेते हैं जी। ये डेलीगेट करते हैं अपना काम जी। और ये एक आप समझ सकते हो कि 22 साल में मैंने कैबिनेट की कोई ऐसी मीटिंग नहीं अटेंड करी जहां 140 फैसले लिए गए हो जी। और ये सिवाय कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोई नहीं कर सकता जी। सो इट इज अ प्लेजर जी टू वर्क विद हिम। कैप्टन साहब का फाइनेंस मिनिस्टर होना मेरे लिए ना केवल एक इज्जत का बाइस है, बट इतनी खुशी होती है कि जो भी आप उनको उनमें बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी है जी। आप उनको कोई भी बात समझा दें, वो फैसला लेने में 1 सेकंड लेते हैं जी, जो पहले मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं रहा जी।
मनप्रीत जी, ये कहा जाता है कि ये जो 140 पॉइंट्स है कैबिनेट, पहली कैबिनेट में जिन पर फैसला लिया गया, ये उन्होंने चुनाव, पंजाब में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद इस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं है, और मैं इस 140 जो फैसले हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टो का हिस्सा थे, मुझे पंजाब कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने का शर्फ हासिल है जी। और जैसे ही इलेक्शन या पोलिंग खत्म हुई तो पहली कैबिनेट का एजेंडा उसी दिन बनना शुरू हो गया था। हालांकि पंजाब में जो गिनती है वो 1.25 महीने बाद हुई जी, पर जी। हमें पता था कि पहले दिन कैबिनेट में ये 140 फैसले लिए जाएंगे और ये बड़े अहम फैसले थे, और अगर हम पहले दिन ना लेते तो शायद ये कभी लिए भी नहीं जाने थे। जी, जी। जो भी पंजाब के फैसले हैं जी, या तो ये पहले 100 दिन में आ जाएंगे, जी। वरना ये फिर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले 100 दिन ही होते हैं जब ये फैसलों पे अमल हो सकता है और इन फैसलों को किसी न किसी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जी। मनप्रीत जी, इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज वापस और इंडस्ट्रीज, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो पंजाब में है, लेकिन एक और आरोप जो लगता रहा है और लगता है कि मंत्री, विधायक वो अपने रीजन में इंडस्ट्रीज को लेकर जाते हैं, वहां पर लगाना चाहते हैं। आप अश्योर करते हैं पंजाब की जनता को कि इस तरह का कोई काम, इस तरह की कोई बात जो है इस नई सरकार में नहीं होगी? नहीं, देखिए, पहले तो यह है कि पंजाब की जो एग्जिस्टिंग जहां हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, चाहे वो लुधियाना में है, मंडी गोबिंदगढ़ में है, खन्ना मंडी में है, जलंधर में है, अमृतसर में है जी। जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके भी हालात जो हैं, वो सड़कें नहीं बनी, वहाँ बिजली की तारें इधर उधर घूम रही हैं, वो देखने में अच्छे नहीं है। तो सबसे पहले बजट में यही करेंगे कि इनकी जो सूएज है, पानी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, सड़कें हैं, तो कम से कम हमारे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे लगे, साफ सुथरे लगे, वहां सुअर ना लेटे, जैसे चंडीगढ़ शहर का माहौल है जी। तो पहले तो इनको करना है। दूसरा, इंडस्ट्रियल की वायबिलिटी देखनी है, हमारे पास लैंड का रेट क्या होगा, तो नए इंडस्ट्रियल पार्क जो है, नई एक किस्म के लैंड बैंक जो है वो सरकार लेके आना चाह रही है, तो ये हम 1 साल में ये भी कायम करेंगे जी। अगर कोई विधायक या कोई मिनिस्टर अपने हलके में ले जाना चाहता है और इंडस्ट्री जाना चाहती है तो हमें इस बात की भी कोई आपत्ति नहीं है जी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब नेस्ली, जो कि बहुत बड़ा एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, दुनिया में बड़ा मशहूर है, तो जब वो हिंदुस्तान आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि ये जी कोई अंग्रेज आया और इन्होंने दूध का कारखाना लगाना है, तो उन्होंने बोला कि चलो पंजाब भेज दो जी। तो या कैरो साहब या प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर होते थे जी। तो जब अंग्रेज आया तो उन्होंने अपने, अंग्रेज तो पंजाबी समझता नहीं था जी, तो उन्होंने पंजाबी में अपने पीए को बोला कि ये अंग्रेज आया, इसने बहुत बड़ा कारखाना लगाना है, पर लगाना मेरे हल्के में पट्टी में लगाना है जी। पर अंग्रेज बहुत चालाक था जी। वो सबसे पहले कलकत्ता गया, और कलकत्ता जहाँ रेलवे की यार्ड था, जहाँ अनलोडिंग होती थी पशुओं की जी। तो उसने यार्ड वालों से पूछा कि यार, तब तो मुश्तरका पंजाब था, हरियाणा हिमाचल सब इकट्ठे थे जी, कि सबसे अच्छा जो पशुधन है जी, वो कहाँ से आता है, तो उन्होंने बताया जी सबसे अच्छे जो पशु हैं वो मोगा से आते हैं जी। तो अंग्रेज कैरो साहब के पास गया, उन्होंने बोला जी मैंने फैसला कर लिया, पर मैंने मोगे पे लगानी है इंडस्ट्री। कैरो साहब ने बोला नहीं नहीं, उससे अच्छी जगह दिखाते हैं जी। तो अंग्रेज ने बोला जी मेरा तो मन बन गया, तो कैरो साहब ने पंजाबी में बोला कि अंग्रेज को भागने नहीं देना यार, चलो मोगे में लगाता है तो मोगे में लगा लो जी जी। तो जहां इंडस्ट्री लगाना चाहेगी, अगर विधायक के कहने पे आएगी तो चलो ठीक है, पर जहां भी लगाएगी, पंजाब में लगाएगी, तो हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं जी। मनप्रीत जी, अगर कांग्रेस की इस बड़ी जीत की बात करें तो क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे जो पंजाब की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट जो है कांग्रेस को दिया पंजाब में? जितनी मुझे समझ है राजनीति की, और मैं भी राजनीति का स्टूडेंट रहा हूं जी, तो एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की एक शख्सियत थी, एक इस किस्म की उनकी इमेज है, एक तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर इन द सेंस कि कोई करप्शन का टेंट नहीं है जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिंदगी में 3 बड़े फैसले उन्होंने लिए। एक तो था कि जब 1984 में गोल्डन टेम्पल पे जब हमला हुआ, तो हालांकि ये
कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, गांधी फैमिली से इनकी बड़ी कुर्बत थी, राजीव गांधी साहब के ये पर्सनल दोस्त थे, जून स्कूल में इकट्ठे पढ़े थे। हालांकि इटली में, रोम में इनके फादर एम्बेसडर थे। तो बावजूद इसके इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था। तो पंजाब के लोग इन पे एतबार करते हैं। दूसरा था कि जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ तो तभी भी इन्होंने, ये हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, असूल की राजनीति करते हैं। और तीसरा, जब SYL नहर का जो फैसला पंजाब के खिलाफ आया तो उन्होंने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट किया, वो भी बहुत बड़ा फैसला था। और चौथा, पंजाब के लोगों को शायद पता हो पर आपके बाहर के लोगों को पता नहीं है कि ये फौज में कैप्टन होते थे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि घर का काम नहीं चलता था, इनका कारोबार बहुत बड़ा था। 1965 की जंग लगी तो कैप्टन साहब ने हालांकि इस्तीफा दे दिया था, फौज में नहीं थे, इन्होंने लड़ाई करके कैबिनेट जो डिफेंस सेक्रेटरी से अपनी कमीशन वापस ली और पाकिस्तान में खेमकरन के मुहाज पे ये लड़ने गए। तो लोग, ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो एक तो कांग्रेस का जीतने का ये था कि और किसी पार्टी के पास कैप्टन साहब के कद्दावार का, उस कद का नेता नहीं था। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था, और जो मैनिफेस्टो या एजेंडा कह लो, या जो कांग्रेस पार्टी पे लोग एतबार करते थे, वो बड़ा इनकलाबी था इस बार। जैसे आपने VIP कल्चर की अभी बात मेरे से छेड़ी। और तीसरी बात ये भी थी कि कांग्रेस का एक पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल पंजाब में वोट बैंक है। 30-35% लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा परदादा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। जंगे तहरीके आजादी से लेकर आज तक खानदान के खानदान जो है, वो चाहे कांग्रेस अच्छा काम करे बुरा काम करे, वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े। तो ये 3 कारण बन गए, लीडरशिप, एजेंडा और लॉयल्टी टू द पार्टी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास आई। हालांकि मैं खुद पर्सनली समझता हूं, और शायद कोई लोग मेरे से नाराज भी हों, कि अगर टिकटों के मामले में इतनी देरी ना की होती, ये 77 जो है 88 भी बन सकती थी। आपको उम्मीद थी कि इससे भी ज्यादा सीट आ सकती थी? कांग्रेस की जो इतनी बड़ी जीत हुई, इससे भी बड़ी जीत हो सकती थी? सब ये तो हाइंडसाइट की बातें हैं। एक बार अब जब बैठ के हम खुलासा करते हैं कि अगर फलां को फलां टिकट दे देते, अगर इसमें ये कर देते, टाइम सर अगर दे देते। जैसे आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 4 महीने पहले अपनी टिकटों की तकसीम कर ली थी अक्सरियत की, और हमने बहुत देर कर दी। पर तो ये तो अब बात की बातें हैं, पर 77 भी हैं तो पंजाब के लोगों ने भरोसा किया है, पंजाब के लोगों ने एतबार किया है। और मैं तो आज आपके जरिए और आपके काले कैमरे के जरिए यही उनको कह सकता हूं कि अब पंजाब के लोगों ने वफादारी का एक सबक वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को और कांग्रेस पार्टी को सिखाया है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी पंजाब के लोगों से बेवफाई नहीं करेगी। पंजाब मेरा घर है, इसके लोग मेरा कुनबा है, और अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब से बेवफाई करेगी तो ये समझ लो कि ये अपने खून से बेवफाई करेगी। मनप्रीत जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 4 महीने पहले ही टिकटें बांट दी थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा उनको नहीं हुआ। क्यों आम आदमी पार्टी की हार जो है पंजाब में हुई? और ये माना जा रहा था सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, और ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो है 100 से ज्यादा, ये आम आदमी पार्टी का अपना क्लेम था, अपना दावा था कि 100 से ज्यादा सीटें जो हैं वो जीतने जा रही है पंजाब में। सब जितना मुझे पता है, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी रंजिश या सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा। एक तो आम आदमी पार्टी कोई लीडर अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाई कि हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, और एक पंजाब के लोगों में यह भी तासुर पैदा हो गया था कि अल्टीमेटली शायद केजरीवाल साहब खुद यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो पंजाब के लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त या नाकाबिले कबूल था कि कोई गैर पंजाबी आके यहाँ का पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, उस पर लोगों को भरोसा वो नहीं बना पाए, क्योंकि वो हर आदमी को हर बात को मंजूर कर रहे थे। जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट जैसे होता है, जो भी किसी ने बात कह दी ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो लोगों को इस बात का एतबार नहीं था। और अगर मैं गलत ना हूं तो आम आदमी पार्टी ने जो खालिस्तानी एलिमेंट था, और ऐसा लगा कि चलो वोट बैनी, उनकी नीयत पे नहीं मैं शक कर रहा, पर एक ये भी पंजाब में तासुर हो गया कि
किसी पार्टी को कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं ली जी, ना लेफ्ट ना राइट ना सेंटर। कोई एक्स कम्युनिस्ट थे वो भी हाजिर थे, जो खालिस्तानी थे वो भी हाजिर थे, कोई एनआरकी वाले थे वो भी हाजिर थे जी। तो अल्टीमेटली जो पिछले 4 दिन थे पंजाब के इलेक्शन में जी, तो पंजाब के लोगों ने एक मुझे और हमें खुद, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे इलेक्शन की कैंपेन का ट्रेंड बदलते नजर आया पिछले 4 दिनों में जी। और लोगों को यह लगा कि पंजाब को बचाना नहीं जी, इसको चलाना भी है, और चलाएगा कौन, और सिवाय कांग्रेस के उनको कोई और पार्टी दिखी नहीं। जी, लेकिन मनप्रीत जी, अपनी हार का जो ठीकरा है, हार का जो कारण है, वो आम आदमी पार्टी के, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल, जो कि संयोजक भी है आम आदमी पार्टी के, और नेता विपक्ष जो नए बने हैं पंजाब में, एचएस फुल्का, उन्होंने अपनी हार का ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ दिया कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है। साहब, जब दिल्ली का इलेक्शन जीता था तभी भी वो ईवीएम्स ही थी, तो ये तो नहीं चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मुझे एक छोटा सा मैंने एक चुटकुला सुना था कि कोई एक बार जो इंग्लैंड के वजीर आजम थे वो किसी पागल खाने का मुलाजा करने गए जी, तो वो जो वो जब वो सारे जो थोड़े बहुत रिफॉर्म्ड थे, अच्छे मरीज थे, उनके पास ले गए जी। तो जब वजीर आजम थे उन्होंने हाथ मिलाया जी, और उनको बोला कि हाँ जी मैं इंग्लैंड का वजीर आजम हूँ जी। तो जो मरीज था उसने बोला कोई बात नहीं, आज तेरा पहला दिन है, जब मैं आया था मैं भी यही बोलता था, धीरे धीरे तू ठीक हो जाएगा। जी। तो धीरे धीरे ये जो ईवीएम पे शक है वो धीरे जैसे जैसे वो और ये ना समझ ले कि मैंने उनको ये मिसाल देके कोई उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, पर जैसे जैसे वो पड़ताल करेंगे अपनी हार का तो उनको पता चल जाएगा कि उनके पास कार्डर नहीं था, उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं थी जो कांग्रेस के पार्टी के साथ थी, और इसमें ईवीएम का कोई दोष नहीं है। चलिए मनप्रीत जी, आम आदमी पार्टी जो है अपनी हार के कारणों की जो है समीक्षा करेगी, अच्छे से समीक्षा करेगी, और ईवीएम पर दोष जो है वो नहीं मढ़ा जाएगा। उस लोगों का जो मैंडेट है उसको आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट करे, हम ये उम्मीद करते हैं। आपने हमसे बातचीत की, लोगों के सवाल जो हैं उनके जवाब अच्छे से दिए, बेबाकी से दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनप्रीत जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दिनेश जी, मुझे आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा, और आपका शो पंजाब में बहुत मकबूल है और आपको भी लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं आपको भी इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद मनप्रीत जी। तो ये थे पंजाब के नए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।